हेलो वंस अगेन। अब देखो, हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े, क्या पढ़े थे कि जो रेडिएशंस का डुअल नेचर होता है। सवाल है क्यों पढ़े थे, ये समझने के लिए कि नील बोर अपना नया एटॉमिक मॉडल कैसे बनाएंगे। क्योंकि नील बोर क्या करना चाहते थे कि एक ऐसा एटॉमिक मॉडल बनाए जैसे बहुत चीज़ों को सही से एक्सप्लेन किया जाए, है ना। जिसमें से पहला कि डुअल नेचर ऑफ तुम्हारा क्या होना चाहिए, रेडिएशन होना चाहिए, है ना। कि वो पार्टिकल के जैसा बिहेव भी करेगा एज वेल एज तुम्हारा वेव के जैसा भी बिहेव करेगा। तो ये तो पहला चीज़ हम समझे कि क्या होता है डुअल नेचर, है ना, नील बोर के मॉडल को समझने से पहले। अब ये दूसरा चीज़ समझना है जो हम पहले भी बता चुके हैं कि एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जनरली हम नहीं बोले थे क्या, हाइड्रोजन एटम से जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाया जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो उससे क्या निकल रहे थे, कुछ कलर्स, लाइंस के कलर निकल रहे थे, स्पेक्ट्रा लाइन जिसे कहते हैं। सवाल ये था कि वो ऐसा हुआ क्यों था, उसको समझा कैसे जाएगा। तो नील बोर अपने मॉडल में उसे समझाएंगे, लेकिन पहले उसको स्टडी करते हैं कि एक्चुअली देखा क्या गया था। पहले हम जो भी पढ़ रहे हैं हम ऑब्जर्व कर रहे चीज़ों को, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इन फाइनली चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे नील बोर। आया बात समझ में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। देखो क्या होता है ना, जब कोई एटम्स, है ना, एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड का मतलब ये होता है कि जब उसे कुछ एनर्जी दिया जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उससे पास करवाया जाता है, तो हाइड्रोजन एटम H2, है ना, वो डिसोसिएट हो जाता है। और डिसोसिएट होने के बाद वो हाइयर एनर्जी स्टेट को चला जाता है ना। मतलब वो एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइट होकर क्या करता है, अपने हाइयर एनर्जी पे चला जाता है वो एटम्स। और उसके बाद क्या करता है, जब फिर से वो लोअर पे आता है ना, वो क्या करता है, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था वो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। मतलब जिस एनर्जी से वो ऊपर गया था, अब वो एनर्जी को रिलीज भी तो करेगा, तो वो एनर्जी को फिर रिलीज करता है। तो इससे बनता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। अब सवाल ये, सर एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है ना। तो देखा गया, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने एक कंटेनर लिया, बहुत ध्यान समझना। अब इस कंटेनर में हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस को लिया, H2 गैस, है ना। तो हम क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं, है ना, इससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करवाते हैं। तो ये H2 क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और हाइयर एनर्जी लेवल को चला जाता है। बट जाने के लिए, हाइयर एनर्जी लेवल में जाने के लिए ये कुछ एनर्जी को क्या करता है, कुछ रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो भाई जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर यहाँ से फिर कुछ रेडिएशंस निकलते हैं या नहीं निकलते, मतलब समझ लो हम विजिबल का बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ से लाइट निकलेगा। अब उन लाइट को क्या किया जाता है, प्रिज्म से पास करवाया जाता है। यहाँ पे देखो उसके बाद का स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रिज्म से पास करवाया जाता है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हमने कोई लाइट को दिया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाया, तो डिसोसिएट होके, मतलब सॉरी तुम्हारा डिस्पर्स होके कितने कलर्स में आ जाएगा, 7 कलर्स में आ जाएगा। बट कुछ कलर यहाँ पे मिसिंग हो जाता है। हर ये है स्क्रीन, समझ में आया ना। यहाँ स्क्रीन में देखना कुछ कलर तुमको नहीं दिखेंगे। अब सवाल है सर ऐसा क्यों होता है। अच्छा ये तुम्हारा इसका है, क्या बोलते हैं ये, हाँ ये एमिशन का, ये एब्जॉर्प्शन नीचे वाला, पहले इसको देखो, है ना, ये नीचे वाला एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं सर, जो लाइट कलर जो होता है ना, कलर, उन कलर बैंड्स को, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो हम क्या बोले, देखो क्या है, व्हाइट लाइट सोर्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलो कि व्हाइट लाइट सोर्स को जब एक हाइड्रोजन एटम से, है ना, एब्जॉर्बिंग सैंपल, मतलब यहाँ पे हमने क्या रखा, हाइड्रोजन एटम रखा इसके जगह में, है ना, फिर उससे पास करवाया व्हाइट लाइट को। तो इससे निकला हुआ व्हाइट जो लाइट निकला, फिर उसको हमने किससे पास करवाया, प्रिज्म से पास करवाया। तो हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है, हाँ प्रिज्म से हमने पास करवाया। जैसे प्रिज्म से पास करवाया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 7 कलर्स दिखेंगे और कंटिन्यूअस दिखेंगे। क्यों कंटिन्यूअस दिखेंगे भाई, क्योंकि हमने देखा है रेनबो में, है ना, रेनबो में क्या होता है ना, एक कलर दूसरे कलर पे मर्ज होते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ पे कौन कलर है, एक दूसरे पे मर्ज हो जाते हैं, सेपरेटली नहीं होते, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। क्योंकि अगर कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो 7 कलर्स में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ऐसा सोचा जा रहा था और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट बहुत ही डिफरेंट है। रिजल्ट में क्या, लाइन्स है कलर्स के, कुछ कलर्स के बैंड है, फिर गैप है, फिर कलर है, फिर गैप है, यहाँ पे पतला पतला लाइन, यहाँ पे मोटा मोटा लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे कलर्स है, यहाँ पे गया है ना, यहाँ ग्रीन से आगे गया,
इतना बड़ा पोर्शन काला हो गया, मतलब ब्लू कलर कहीं नहीं दिख रहा है। गौर से समझना, ब्लू कलर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया है। बहुत ध्यान समझना, ये सैंपल में हमने 7 कलर्स डाला, मतलब वाइट लाइट डाला ना, तो वाइट लाइट डालने से एटम एक्साइटेड हो जाएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल को चला जाएगा। क्यों जाएगा? जब तक एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जाएगा कैसे? कुछ तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा। हाँ, किसको एब्जॉर्ब किया था? ब्लू को एब्जॉर्ब किया था। इसीलिए ब्लू यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इस सैंपल में ब्लू एब्जॉर्ब हो गया, रिमेनिंग कलर्स जा रहे हैं, और रिमेनिंग कलर्स प्रिज्म से पास होने के बाद रिमेनिंग कलर्स दिख रहे हैं, ब्लू नहीं दिख रहा है। जब कोई कलर एब्जॉर्ब हो जाए, जब कोई एक्साइटेड सैंपल है, उससे हमने जब कोई व्हाइट लाइट को पास कराया, और अगर कुछ कलर एब्जॉर्ब होने के बाद डिफरेंट कलर आते हैं, उनको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिखा है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया। यहां तक बात आया समझ में? अब देखो क्या हुआ। अब ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया, ये सैंपल ब्लू कलर एब्जॉर्ब किया हुआ है, लेकिन क्या हायर एनर्जी स्टेट पे क्या वो स्टेबल रहेगा? नहीं, क्योंकि हम बोले केमिस्ट्री में जितना एनर्जी कम हो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। बात आया समझ में? तो क्या हायर पे स्टेबल होगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? फिर से अपने वही स्टेट में आने का कोशिश करेगा जिस स्टेट में पहले था। समझे? कैसे? एनर्जी को रिलीज करके, जिसको एब्जॉर्ब किया था उसको रिलीज करके। तो जो हमारा एक्साइटेड सैंपल था, है ना, जो हमारा एक्साइटेड सैंपल था, वो अब एक्साइटेड सैंपल को प्रिज्म से पास करवाया गया। तो भाई वो भी तो कलर निकालेगा ना, क्योंकि रिलीज कर, नीचे आएगा तो रिलीज करेगा। तो रिलीज किया किसको? ब्लू को, क्योंकि ब्लू को क्या कर लिया था? एब्जॉर्ब कर लिया था। और किसी किसी का, है ना, जो एब्जॉर्ब किया था उसको भी रिलीज किया। तो जो रिलीज किया, जो रेडिएट किया, जो इमिट किया, इसीलिए इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। आई होप सो वी आर क्लियर। तो हम क्या देखते हैं, हम बस चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। याद रखना, एक्सप्लेन हम आगे चल के करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा है ना, ये क्यों हो रहा है। इसीलिए तो नीलभर बनाए ना मॉडल, ताकि इन चीज़ों को समझाने के लिए। फिर हम तुमको अभी समझा के मजा खराब क्यों करें? ठीक है, बस इतना एब्जॉर्ब किया गया कि जब कोई भी एटम को, अच्छा इतना सारा कलर सर, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इतना सारा कलर क्या है दिखाएगा? इतना सारा कलर देख रहे हो ना, वो क्यों दिखाएगा? इसलिए दिखा सकता है क्योंकि एक हाइड्रोजन, मतलब जो हम गैस का बात करते हैं सैंपल का, क्या एक ही मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। कोई कुछ कलर एब्जॉर्ब किया होगा तो कुछ रेडिएट करेगा, कोई कुछ एब्जॉर्ब किया होगा तो कोई कुछ और रेडिएट करेगा। इसीलिए डिफरेंट कलर का पैटर्न हम देख रहे हैं। कोई डिफरेंट एनर्जी, कोई एनर्जी लेवल 1 पे चला गया होगा, कोई एनर्जी लेवल 2 पे, कोई एनर्जी लेवल 3 पे। तो कोई जहां से जहां पे आ रहा होगा वो उस तरह का कलर को रेडिएट करेगा जैसा वो उसने ऑब्जर्व किया था। बात आया समझ में? अगर इसको डिटेल में समझना है, पहले ये समझ में आया कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। जब कोई व्हाइट लाइट को पास करवाया जाता है एक सैंपल से, तो एक्साइटेड होने के बाद जो कलर एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग कलर का सैंपल देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जिसमें हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड कलर था वो अगर रेडिएट करने लगे तो उससे जो हमारा कलर का सैंपल निकलता है उसे क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए? ऑब्जर्व करने के बाद जो दिखता है ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम, जो ऑब्जर्व वाला है, जो इमिट करता है, उसको क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आई होप वी आर क्लियर हियर कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम और व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रम। बात आया समझ में? अब देखो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम बोले कोई एक कलर नहीं करेगा, है ना, डिफरेंट करेगा। और हम क्या कर रहे थे ना, तो हम समझ रहे थे कि सिर्फ विजिबल लाइट ही होता है। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ लगता है कि 7 कलर्स ही एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा नहीं है। जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, वो सिर्फ विजिबल लाइट नहीं आता, उसमें गामा आता है, एक्स रे आता है ना, इंफ्रारेड आता है ना, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रा वायलेट आता है, समझ में आया कि नहीं, माइक्रो आता है, फिर रेडियो आता है। इस तरह का इतने सारे रेडिएशंस आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो रेडिएशन को प्रैक्टिकली खोज किया गया था, है ना, इनके बारे में जो रिसर्च किया गया था, उन साइंटिस्ट का नाम था बाल्मर। ठीक है, तो बाल्मर क्या किए थे? इस चीज़ को खोज किए थे। और क्या देखे थे बाल्मर? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एक ये बनाए थे, फॉर्मूला बनाए थे वेव नंबर का। वेव नंबर पहले ही बता चुके हैं, है ना, यूनिट लेंथ में कितने तुम्हारे वेव्स है, दैट नोन एज वेव नंबर। तो वो फॉर्मूला बनाए थे 1.0977, शायद मेरे को आगे का नंबर याद नहीं है ना,
1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ था। 1.0.977 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/, n1 का नहीं, यहाँ पे इसका आगे का डिजिट देख के बताओ तो, बुक में देख के बताओ इसका आगे का डिजिट। 109,677। हाँ वो सेंटीमीटर इनवर्स में है, हम उसको मीटर इनवर्स में लिखेंगे और इसके नंबर का डिटेल के साथ। सुनो 1.09677 इंटू 10 टू द पावर, है ना, हम करेंगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 1/n1, n1 ने 2 का, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का या nf का स्क्वायर, इस तरह से, है ना। गौर से देखो सेंटीमीटर इनवर्स में लिखा होगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं किसमें, मीटर इनवर्स में, है ना। हाँ वो सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, हम मीटर इनवर्स में रखे हैं, ठीक है। और उसका अगर तुम डिजिट को खोलोगे, है ना, उसका ज़्यादा नंबर आ जाएगा। मेरा 10⁻7 आ रहा है, समझ में आया ना। 10 टू द इनवर्स है, इनवर्स है मतलब 10 100 और मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर तुम्हारा सेंटीमीटर में होता और मीटर में करते हैं तो 100 को डिवाइड करना होता, सेंटीमीटर इनवर्स में, मीटर इनवर्स में करने के क्या करना होगा, 100 मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज वाई 10⁻7 आया, नहीं तो 10⁻5 आता। अगर तुम 1 डेसिमल प्लेस में करोगे तो 1 डेसिमल प्लेस में करोगे तो 10⁻5 आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। करके देखो, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो ये फॉर्मूला को बाल्मर निकालें, क्या निकालने के लिए कि कितने ठो तुम्हारा जो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा या कितने नंबर ऑफ वेव नंबर कितना होगा, निकालने के लिए बाल्मर क्या किए थे, एक स्टडी किए थे एक्सपेरिमेंटली और उसको देखे। याद है ये जो कलर दिख रहा है ना, कलर, ये कलर बाल्मर का। बाल्मर क्या बोले थे कि कोई भी जगह से, मतलब कोई भी हायर एनर्जी स्टेट से, अगर मान लो कि एटम या इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से कोई भी एटम अगर जंप करता है 2 पे, है ना, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, n का वैल्यू कहीं भी हो सकता है, 3 से 4 से 5 से 7 से 8 से डॉट डॉट, है ना। हम बोले हायर से कोई 2 पे जंप करता है तो ये रेडिएट करेगा कि नहीं, कलर से रेडिएट करेगा कि नहीं। तो देखा गया अगर कोई 3 से 2 पे रेडिएट करता है तो रेड कलर देखने को मिलता है, रेड कलर का स्पेक्ट्रम दिखता है। मतलब कोई एटम एनर्जी लेवल 3 पे चला गया है ना, और हम जाते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं, है ना, तो रखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा, रेड का लाइनिंग अच्छा दिखेगा। फिर अगर तुम्हारा और अच्छा एनर्जी लेवल को देखेंगे, चौथे पे कोई पहुंच गया होगा, क्यों पहुंचा होगा, क्योंकि उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया होगा तब पहुंचा होगा, फिर जो रेडिएट करेगा तो ग्रीन को रेडिएट कर देगा। उसी तरह और ऊपर जाना चाहते हैं तो ब्लू को, फिर और ऊपर जाना चाहते हैं तो वायलेट को। हम जानते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी उसका होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो वायलेट का फ्रीक्वेंसी तो ब्लू से भी ज़्यादा होगा ना। विवग्योर में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट का होगा, समझे। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, है ना, ज़्यादा हायर स्टेट को चला जाएगा। और फिर जब वो रिलीज करेगा तो वही कलर दिखाएगा जो कलर को उसने एब्जॉर्ब किया था। अब बाकी इसके बारे में पता नहीं चला था क्योंकि बाकी को हम देख नहीं सकते थे। किसको देख सकते थे, विजिबल को देख सकते थे। तो बाल्मर ने क्या किया था, ये जबरदस्त सा फॉर्मूला दिया था ये पता करने के लिए कहाँ से कहाँ जाएगा तो कितना ठो तुम्हारा इस तरह का तुम्हारा क्या दिखेगा, वेव नंबर्स देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब कुछ दिन के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था, है ना, राइटबर, है ना, वो राइटबर क्या करते हैं, बोलते हैं ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। मतलब ये है कि बाल्मर के बाद कुछ दिनों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट जिसका नाम था लाइमन, ठीक है, उन्होंने देखा अगर हायर से अगर 1 पे जंप करता है ना उस पे भी रेडिएशन निकलता है। बाल्मर ने क्या कहा था, कोई भी एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट पे आएगा तो कलर रेडिएट करेगा, है ना, जिसे हम देख सक रहे थे, इसीलिए उसे नोट किया गया था। बट कुछ चीज को देख नहीं सकते बट उसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एक डिवाइस है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसमें हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि कोई रेडिएशन है या नहीं है। तो उसमें क्या किए, लाइमन देखे कि दूसरा एनर्जी स्टेट से अगर 1 पे जाए ना तो भाई उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट के रेडिएशंस बहुत सारे निकलते हैं। मतलब क्योंकि अगर हायर से 1 पे गया ना, हायर से 1 पे इसलिए गया होगा कि 1 से हायर पे इसलिए गया होगा क्योंकि अल्ट्रा वायलेट को, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें से अल्ट्रा वायलेट को एब्जॉर्ब किया होगा, इसीलिए 1 से कोई और स्टेट में चला गया। और कोई और स्टेट से 1 को वापस आएगा तो अल्ट्रा वायलेट जिसको एब्जॉर्ब किया तो उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा और रेडिएट करेगा। आई होप सो वी आर क्लियर हियर। तो लाइमन अल्ट्रा वायलेट के बारे में बताएं, अगर कोई भी स्टेट से 1 पे आने के लिए
उसी तरह से बाल्मर तो कोई भी स्टेट से 2 पे आने पे बताएं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट का नाम था पास्चन, पास्चन कोई भी से 3 को बताए, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, कोई भी स्टेट से 4th को आने के लिए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था फंड, है ना, PFUND, पी साइलेंट है ना, फंड, वो बताए थे कोई भी स्टेट से 4th पे आने के लिए। लास्ट में एक साइंटिस्ट बताए कोई भी स्टेट से 5th में आने के लिए, जिसको ब्रैकेट कहते हैं। तो 5 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सीरीज है, इसीलिए इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को जब हम एनर्जी स्टेट में डिफरेंट लेके चल जाते हैं, 5 रेडिएशन के सीरीज दिख सकते हैं। क्या क्या, लाइमन सीरीज, जो लाइमन निकाले उनके नाम पे पड़ा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, फंड सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज। घबराओ मत, आगे समझाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें उतना सारा नाम आया नहीं है, इसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम बस तुम्हें इंट्रोड्यूस करें कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो भाई ऐसा चीज़ों को देखने के लिए सोचे, तो क्या किए राइवर्ड, क्या किए, इन चीज़ों को नोट करके एक फॉर्मूला बना दिए 0.9677 इंटू 10⁻⁷, SI यूनिट में रख रहे हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 1/ni² माइनस 1/nf²। मतलब इनिशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ था और कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन सपोज 5th में था, 5th से 2 में जंप करना चाहता था, तो ni में 5 डालना और nf में 2 डालना, है ना, तो उससे जंप करेगा तो कुछ रेडिएशंस निकलेंगे। सवाल है कि कितने लाइन निकलेंगे, रेडिएशंस के कितने लाइन निकलेंगे, ये बता देगा वेव नंबर, ये फॉर्मूला में बता देगा, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन का तो हमने समझा है, तुमको बोला अरे सर एक ही तो सेल होता है, कहाँ जंप कर रहा है वो बताइए जरा। यही समझते हो ना कि हाइड्रोजन एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक ही सेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और कहाँ जंप करेगा? 1 से सेल भी तो होना चाहिए, ऐसा मन में आ रहा है ना। गलत सोच रहे हो, पूरा गलत सोच रहे हो, है ना। नील बोर इसको समझाएंगे, घबराओ मत, वेट करो, है ना, कि ऐसा कैसे हुआ, डिफरेंट लेवल को गया और डिफरेंट लेवल से क्या हुआ, रेडिएट किया, है ना। अब फाइनली इन चीजों को देखने के लिए अब इंतजार खत्म होता है। लेट्स अंडरस्टैंड बोर्स, है ना, मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। अब समझेंगे नील बोर इन चीजों को देख के क्या एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इनका जो मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही है। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है सर? सुनो, हाइड्रोजन एटम में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हाइड्रोजन लाइक मतलब हीलियम प्लस में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। लिथियम प्लस प्लस आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। समझ गए? हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है? हमें मतलब उन एटम के लिए उनका थ्योरीज दिया गया जिनमें आउटर मोस्ट में, है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हाइड्रोजन में होता है, पहले ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन में, उसी तरह हीलियम में 2 होता है, लेकिन हमने क्या लिखा, हीलियम प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, अब एक ही बचेगा तो फिर काम करेंगे। लिथियम है तो लिथियम 2+, मतलब प्लस प्लस पहले लिखा जाता था, उसको 2+ बोलेंगे, ठीक है। लिथियम प्लस प्लस मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या है, 1 है, तो एक बाहर वाले सेल से निकाल दो, फिर अंदर वाले सेल से 1 निकाल दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा पहले ही सेल में, तो उसको कहते हैं हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। नील बोर क्या बोले, इन चीज़ों को देख के क्या बोले? ऑब्वियसली अब नील बोर का पोस्टुलेट लिखेंगे कि नील बोर ने क्या कहा था, इन चीज़ों को देख के क्या कहा था, कैसा होगा हमारा एटॉमिक मॉडल, है ना, क्या है हमारा एटॉमिक मॉडल। ऑब्वियसली पहला चीज़ है ना, देयर इज अ पॉजिटिव सेंटर कंसंट्रेटेड, है ना, वेयर होल द मासेस ऑफ एटम लाइज एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। वो पहला चीज एज यूजुअल था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in a circular path called orbits, है ना। नील बोर क्या बोले, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उन सर्कुलर पाथ को क्या कहेंगे हम? ऑर्बिट्स कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब बहुत ही चालाकी के साथ दूसरा पॉइंट बोले, है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व in a circular orbit with
फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी एंड मोमेंटम। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में तो घूम रहा है लेकिन फिक्स एनर्जी के साथ, ठीक है। क्यों बोले फिक्स एनर्जी के साथ? इसलिए ताकि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के बात को काटा जाए। क्या काटा जाए? क्योंकि अगर कोई एक्सेलरेट होकर घूमेगा तो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। बोले एब्जॉर्ब किए, ये रेडिएट तो एनर्जी कर नहीं रहा है, तो एनर्जी तो रखा है लेकिन एनर्जी को अपने फॉर्म में बदल नहीं रहा है, वो वही एनर्जी से घूम रहा है ना। चालाकी से बोले ताकि उनको कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाए। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, है ना, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी एंड मोमेंटम। ना ही वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, ना ही एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा, और ना ही उनके मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा। मोमेंटम कहते हैं अगर कोई चीज़ अपने मास के साथ मूव करे तो हम बोलते हैं बॉडी मोमेंटम में है। देखो ऐसे इसको फेंकेंगे ना तो जो स्पीड से मूव करेगा उसको वेलोसिटी कहते हैं, इसके स्पीड को वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर कोई मौजूद है ना, और वो भी इसके साथ मूव कर रहा था, हम बोलेंगे वो बॉडी मोमेंटम में है। उसके स्पीड में इसका मास भी लाई करता है और उसका मास के साथ ये मूव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं मोमेंटम। आई होप सो वी आर क्लियर हियर। समझ गए? तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज बोले, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h/2π। बहुत ही अनोखा चीज बोले। जैसा कि हमें कहा कि रदरफोर्ड क्या बोले थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो रदरफोर्ड ऐसा नहीं बोले थे कि कौन सा ऑर्बिट में घूमेगा, वो चारों तरफ कहीं भी घूम सकता है, कहीं पे भी। मतलब अगर मान लो ये एटम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, इसके अंदर भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन नील बोर इस बात को काटे, बोले नहीं, हर जगह नहीं घूम सकता, कहीं कहीं घूम सकता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे हमने ये रखा, एटम रखा, यहाँ पे न्यूक्लियस रखा, तो हो सकता है यहाँ घूमे, हो सकता है यहाँ घूमे, हो सकता है बीच में ना घूमे, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। बोले इलेक्ट्रॉन वहीं घूमेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा या रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। क्या मतलब है इसका? पहले ये तो समझ ले कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना। लीनियर मोमेंटम होता है एक, एंगुलर मोमेंटम एक होता है। लीनियर मोमेंटम हम बोले कोई ट्रेन में बैठा हुआ है, उसका स्पीड के साथ उसका वेलोसिटी के साथ हम कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे बॉडी क्या में है, मोमेंटम में। लेकिन लीनियर का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पोजीशन उसका एक जगह से चेंज हो रहा था। एंगुलर में एंगल चेंज होगा, पोजीशन चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर पंखा जो घूम रहा है ना, वो एंगुलर मोमेंटम में है, घूम रहा है ना, उसका ब्लेड का कुछ मास है और वो ब्लेड कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपने एक जगह पे फिक्स है, खाली क्या चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है, दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। उसी तरह इलेक्ट्रॉन बोलो, एंगल बनाता है कि निकल के भागता है। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से पकड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है कि नहीं, तो जो घूम रहा है एंगल के साथ घूम रहा है कि ऐसे आगे पीछे हो रहा है, एंगल के साथ घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करना बेहतर होगा, मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम? एग्जैक्टली। तो क्या बोले, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा, है ना। मान लो अगर हम देखते हैं, बोले इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, उन्हीं ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। क्या मतलब है सर इंटीग्रल मल्टीपल का? जो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया गया h/2π हो। इंटीजर से मतलब जो नंबर पॉइंट में नहीं आता हो, डेसिमल में नहीं आता हो, ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं आता हो। इंटीजर जानते हैं ना, -∞ से +∞ के अंदर आएगा, लेकिन उसमें क्या आएगा, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। मतलब उनका कहने का मतलब था, अगर जानना चाहते हो कि पहले ऑर्बिट में जो कौन सा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। मान लो कि इस ऑर्बिट में जहाँ घूम रहा है और इस ऑर्बिट का अगर एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का h/2π है तो ये ऑर्बिट में पाया जाएगा, है ना। अगर मान लो 0.5 h/2π किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा, इंटीग्रल में होना चाहिए, है ना। 1 पे पाया जाएगा,
2 इंटू एच बाई 2 पाई भी पाया जाएगा, फिर 3 इंटू एच बाई 2 पाई भी पाया जाएगा, जो इंटीग्रल मल्टीपल हो किसके, एच बाई 2 पाई का। मतलब जब वैल्यू सोल्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, चलो कोई किसी हिसाब से निकाल ली, अब एंगुलर मोमेंटम निकाले तो एच बाई 2 पाई का तो कुछ वैल्यू होगा, एच भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो कुछ वैल्यू से अगर कोई 1 मल्टीप्लाई करने पर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसमें पहला पाया जाएगा, वो पहला ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर 2 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है एच बाई 2 पाई से तो इलेक्ट्रॉन का वो दूसरा ऑर्बिट होगा, और 3 एच बाई 2 पाई में इलेक्ट्रॉन का तीसरा ऑर्बिट होगा, 4 एच बाई 2 पाई पे फोर्थ होगा, 1.5 पे नहीं होगा, 2.5 पे नहीं होगा, 2.3 पे नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं होगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम किसका मल्टीपल हो, इंटीजर का मल्टीपल हो, किसमें, एच बाई 2 पाई में। क्लियर है, ये बहुत बड़ा बात बोल दिए नील बोर, है ना। अब ये बात को वो कैसे बोले एक्सपेरिमेंटली, है ना, थ्योरेटिकली इस बात को समझाए हम लोग को डी ब्रोइस, ये बात कहाँ से आया, एच बाई 2 पाई वाला कहाँ से आया, और डी ब्रोइस आगे समझाएं इस बात को। अब नील बोर कैसे बोले थे पता नहीं, है ना। अब यहाँ पे फोर्थ बात को बोले, अच्छा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। पूछता है कि व्हाट इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड पैकेट, द वर्ड क्वांटाइज का मतलब फिक्स्ड पैकेट, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई होगा, मतलब फिक्स्ड मोमेंटम के जगह पे होगा और कहीं पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं, इस लाइन को, इस थ्योरी को कहते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तुमसे पूछेगा व्हाट इज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोलना अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। समझ में आया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो बोले इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं पे पाया जाएगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में पाया जाएगा जिसका हमें एंगुलर मोमेंटम क्या हो, एच बाय 2 पाई पे होगा, और हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाएगा। अब यहाँ पर बात आ गया। अब चौथा बात को वो भी मानते हैं जो कि हमने रथरफोर्ड हमारे बोले थे कि भाई जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वाज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया कि नहीं। वही सेम चार चीज बोले कि द सेंट्रीफ्यूगल, अच्छा और एक बात, इसको मत लिखो क्योंकि ये जनरली हमारे रथरफोर्ड के बारे में होते हैं। अब बोले कि इलेक्ट्रॉन जंप तो कर सकता है। अच्छा अब आते हैं उनके एक्सप्लेनेशन पे। हाइड्रोजन वाला जो लाइन स्पेक्ट्रम दिखा ना, उसके बाद पे बोले कि इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ मूव करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और रेडिएट भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो एब्जॉर्ब और रेडिएट करेंगे तो वही सेल पे नहीं होंगे, उनका सेल चेंज होगा और हर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, वो कुछ ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। कितना को, उतना को जितना दो सेल में जंप करने के लिए एनर्जी डिफरेंस चाहिए। मतलब समझाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा एटम है ना, ये हमारा मान लो n = 1 है और ये क्या है, n = 3 है। तो भाई n = 1 पे कुछ एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन का, रहेगा या नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का n = 1 पे कुछ एनर्जी रहेगा और एक जगह n = 3 पे एनर्जी रहेगा। तो इसका एनर्जी और इसका एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही तो एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक जंप करने के लिए। बोले कि उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे भी तो जंप नहीं करेगा, उससे कम भी दोगे तो जंप नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का खासियत है, वो एनर्जी का वही फिक्स्ड पैकेट ही लेता है, उसे उतना ही चाहिए जितना जंप करने के लिए चाहिए। अगर उतना ही देते हो एग्जैक्टली तो जंप करेगा, उससे कम में भी जंप नहीं करेगा, उससे ज़्यादा में भी जंप नहीं करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि n = 1 से n = 2 पे इलेक्ट्रॉन का जंप हो, है ना, इसी एनर्जी लेवल को, है ना, वही सेल को ही हम एनर्जी लेवल कह रहे थे, जो बता रहे थे ना हाइयर एनर्जी लेवल, वो सेल था। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे चला जाए तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, उसे उतना ही एनर्जी चाहिए जो 1 से 2 का क्या हो, एनर्जी डिफरेंस हो। मतलब 1 पे जितना एनर्जी होगा 2 पे, तो दोनों का डिफरेंस ही बताएगा कि कितना और चाहिए जंप करने के लिए, है ना। उससे ज्यादा या उससे कम पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। ये नील बोर बोले, ये बहुत ही खतरनाक चीज बोले और यही चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। और अच्छा चीज बोले ये, है ना। ये क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वाइल ट्रांजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, जंप करना, एक जगह से दूसरे जगह
जंप करना या दूसरी जगह से पहले जगह पे वापस आना। वाइल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स only absorb or radiate that much energy which is energy difference of the orbits where transition is taking place। क्या मतलब है रे? While transition, electrons only absorb or radiate that much energy which is the energy difference of the orbits where transition is taking place। मतलब एनर्जी डिफरेंस होगा किसका? ऑर्बिट्स का, जहां पे ट्रांजिशन होने वाला है। मतलब जिस स्टेट से जिस स्टेट पे जाना है उस दोनों स्टेट का क्या चाहिए? एनर्जी डिफरेंस वाला एनर्जी चाहिए, तभी जाके ट्रांजिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। या तो एब्जॉर्प्शन होगा या तो एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो बोले, समझ में आया कि नहीं? अब इन बात को मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाए हैं, है ना। अब समझते हैं जो हाइड्रोजन, अब तुम्हारा मन में आया होगा, ठीक है आप नाम क्या दिए? बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में तो एक ही सेल होता है, फिर से आप इतना सारा सेल क्यों बना रहे हैं? डू यू नो व्हाट इज सेल, व्हाट इज ऑर्बिट? पता है क्या है? वो पाथ है, पाथ। कोई फिक्स ट्रैक नहीं है कि जिसमें गाड़ी चले, वो हवा है, हवा कुछ भी नहीं है वो, है ना। बस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ेगा तो बड़ा ऑर्बिट बनाने लगेगा, कम बनेगा तो छोटा ऑर्बिट, और बड़ा बनेगा तो और बड़ा ऑर्बिट। इसीलिए हाइड्रोजन को सेल का जरूरत नहीं होता, कोई भी एटम को सेल का जरूरत नहीं होता। सेल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से डिसाइड होता है, ना कि पहले से सेल डिसाइड है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। गलत फहमी में नहीं रहना है, पहले से सेल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बल्कि जहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वही उसका सेल है। क्लियर है? इसलिए जब एनर्जी बढ़ता है ना, हाइड्रोजन जैसे एटम जिसका हम समझते हैं एक ही सेल, एनर्जी दो, बड़ा सेल में चला जाएगा, मतलब और बड़ा बड़ा घूमने लगेगा, ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, और दोगे और बड़ा बढ़ेगा, तो हम क्या बोलते हैं? अब सेल में जंप है, लेकिन उतना ही बड़ा बनेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो किसका? h/2 पाएगा। अब लग रहा होगा यार ठीक है, पर फीलिंग नहीं आया, कोई बात नहीं। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसको समझने के लिए एक एक चीज को समझते हैं। नील बोर का लाते हैं बात को, और हम बात को लाते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, दोनों को मिलाते हैं। नील बोर क्या जबरदस्त समझाएं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर देखेंगे, क्या देखें रदरफोर्ड कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r होता है फॉर्मूला। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r होता है। कोई बात नहीं है, फिजिक्स में पढ़ने वाले हम, है ना, आगे चल के ये फिजिक्स में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। जो फोर्स जिससे सर्कुलर कोई चीज घूमता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r होता है। दैट इक्वल्स टू क्या बोले? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड यही बोले थे ना, मतलब रदरफोर्ड क्या बोले थे? मान लो एक एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन कितना होगा जिससे वो घूम रहे हैं, है ना। ये भी फॉर्मूला को हम लोग 12 में पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है बच्चा लोग K(Q1Q2/r²), ये फॉर्मूला है। ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला याद है? G(m1m2/r²), उससे वो रिलेटेड फॉर्मूला है। मास रहेगा तो m1 m2, चार्ज रहेगा तो Q1 Q2, है ना। ये हम क्लास 12 में पढ़ेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से है, घबराओ मत। ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ये 12 से रिलेटेड है। लेकिन हम बोल रहे हैं अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फील दिला के कर देंगे, कि फील हो जाएगा कि कैसे प्रूव किए। डायरेक्टली लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, एनर्जी का डायरेक्ट लिखा हुआ, हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे कहाँ से क्या 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 आया। तो ये फॉर्मूला क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर जो घूम रहा है सेंटर में घूम रहा है तो वो किसके वजह से घूम रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। वो तो भागना चाह रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या कर रहा था? सेंटर की तरफ खींच रहा था। तो भाई ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज इक्वल टू K(Q1Q2) अच्छा K(Q1Q2) की जगह में क्या लिखेंगे? तुम बोल सकते हो चार्ज कितना कितना लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? K(Q1) की जगह क्या लिखेंगे? E लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E इंटू
न्यूक्लियस का चार्ज क्या लिखेंगे? Ze। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस का चार्ज न्यूट्रॉन डिसाइड नहीं करता है, कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। जब हम फोर्स निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, उससे हमें रिपल्सन या अट्रैक्शन पता चलता है। तो हमको ये नहीं जानना कि रिपेल कर रहा है कि अट्रैक्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं अट्रैक्ट कर रहा है। हम वो नहीं निकालना, खाली हमें वैल्यू डालना है। क्या डालना है? वैल्यू डालना है। और हमारा कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो सेम होते हैं, तो प्रोटॉन की जगह किसका चार्ज लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितना प्रोटॉन? एटॉमिक नंबर जितना प्रोटॉन। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। इसीलिए Z/E। Z मतलब कितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें प्रोटॉन होगा। मिसाल के 2 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज होगा? 2 टाइम्स प्रोटोनिक चार्ज, लेकिन प्रोटॉन की जगह E कर दे रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है, इसीलिए Ze कर दे रहे। दैट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप सो वी आर क्लियर हियर। यहां तक बात समझ में आ गया है ना? तो हमने क्या K Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय R²। क्लियर है? अच्छा, R स्क्वायर, व्हाट इज R? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स, है ना? या सिंपली कहो R इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, है ना? क्योंकि हम कभी भी ये निकालते, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे तो डिस्टेंस होता था ना R, 2 मास के बीच में, तो 2 चार्ज के बीच में डिस्टेंस है ये, लेकिन कुछ नहीं बल्कि वो रेडियस भी है। एक तरह से जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस भी है। बात आया समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ चीज़ों को पहले निकाल लेंगे, है ना? अब क्या निकाल ले सर? एक काम करते हैं, इसको अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद चाहेंगे तो इससे V भी निकाल सकते हो, चाहोगे इससे तुम R भी निकाल सकते हो, है ना? इट्स अप टू यू, तुम क्या निकालना चाहते हो। क्लियर है? एक काम करते हैं, इससे हम पहले R निकाल लेते हैं, एक R कट जाएगा। तो व्हाट इज R? वी हैव K टाइम्स Ze स्क्वायर, बहुत ध्यान रखना, R इक्वल टू K टाइम्स Ze स्क्वायर बाय mb स्क्वायर, इक्वेशन 1, है ना? अब ये था रदरफोर्ड का यूज किए, अब नील बोर अपना वाला यूज करते हैं, द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या बोले? एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? h/2π का। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr। याद रखना, अगर नहीं जानते हो तो ये भी पढ़ा देंगे 12 में कि कहाँ से आया, डिटेल में पढ़ा देंगे क्योंकि अभी शॉर्टकट में नहीं पढ़ाना चाहते, है ना? एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है, अभी ये पढ़ेंगे फिजिक्स में इसके बारे में आगे, है ना? एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है mvr। मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर होगा तो हम लिखेंगे mvr। तो एंगुलर मोमेंटम क्या बोले थे, क्या फॉर्मूला होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? h/2। लेट्स n इज इंटीजर और n डिसाइड द सेल्स। पहला सेल है तो नंबर 1 होगा, दूसरा सेल है तो नंबर 2 होगा। बताया समझ में? तो n डिसाइड सेल्स, तो वेयर n कैन बी 1 2 3 डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम क्या करेंगे ना, v निकाल लेंगे, सो दैट यहाँ पे v को पुट कर दे और हमें क्या निकल जाए? r निकल जाए। तो अगर इससे v निकालेंगे, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग nh/2π, है ना, m r, यही निकलेगा। nh/2π mr को उधर डिवाइड कर दो तो v इक्वल टू nh/2π mr निकलेगा। बात आ रहा है समझ में? अब ये v को यहाँ पे पुट कर दो, पुटिंग v इन इक्वेशन 1। आया बात समझ में? इसको थोड़ा मिटा दे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या निकलेगा रे? इसको यहाँ पे पुट कर दो, यू विल बी गेटिंग r इक्वल टू kZe स्क्वायर बाय m, है ना? v स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे? n स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना, n स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर में क्या लिखेंगे? n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अब ये नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो क्या लिख देंगे यहाँ ऊपर में? 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ओके।
तो जब तुम इसको देखोगे ध्यान से और इसको सोल्व करोगे, क्या क्या कट जाएगा रे, यहाँ से एम कट जाएगा, और क्या कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे तो एच स्क्वायर है ना, हाँ, तो हमें क्या मिल रहा है रे, के यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, अच्छा एक तो आर, यहाँ पे देखो आर है ना, पहले रुक जाओ, यहाँ पे पहले काट देते हैं उसको, है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर और यहाँ से एक आर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। टेल में व्हाट इज आर वी हैव एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्योंकि 1 में जा रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आर उधर है, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर 4 और क्या आ जाएगा एम के है ना ई स्क्वायर जेड, आएगा या नहीं आएगा। अब गौर से देखो, ये nth ऑर्बिट का रेडियस है, गौर से देखो भाई, h जो है प्लांक्स कांस्टेंट है, क्लियर है, जिसको का वैल्यू कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। ये मास किसके बारे में बात हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में बात हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, 9.11 × 10⁻31 kg, के भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है, सिर्फ 2 चीज कांस्टेंट नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स डिपेंड करेगा किस ऑर्बिट का तुम बात कर रहे हो, पहला का तो पहला रेडियस निकलेगा, दूसरा तो दूसरा, वो कांस्टेंट नहीं है, जेड भी कांस्टेंट नहीं है, किस एटम का बात कर रहे हो, है ना, हाइड्रोजन का, हीलियम का या लिथियम का, तो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा, बाकी चीज कांस्टेंट है ना, तो मतलब बाकी चीज को अगर डिवाइड कर देंगे तो कोई फिक्स वैल्यू आने वाला है, एग्जैक्टली जब तुम डिवाइड करोगे यू विल गेटिंग 0.53, जो कि कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट नहीं है, एन स्क्वायर बाय जेड, यूनिट आंगस्ट्रोंग, एनसीईआरटी में नैनोमीटर में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है 52.9 नैनोमीटर, इसको हम कर दिए किसमें, आंगस्ट्रोंग में कर दिए, समझ में आया कि नहीं, आंगस्ट्रोंग मतलब 10⁻10, क्लियर है, क्या आएगा, मतलब तुमको क्या करना है, कितना जबरदस्त बताया नीलभर, देखो अगर तुम्हें जानना है कि पहला सेल कितना जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जस्ट पुट 1, है ना, हाइड्रोजन के लिए पहला सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रेडियस होता है, जस्ट पुट 1, जेड का वैल्यू पुट 1, इसका मतलब हाइड्रोजन का रेडियस कितना हो गया 0.53 आंगस्ट्रोम, ये है हाइड्रोजन का रेडियस पहला सेल का। वैसे जितना सेल होगा वो बता देगा कितना रेडियस कितना, क्या गजब का कैलकुलेशन नीलभोर का द्वारा, क्या ऑब्जर्वेशन आया बात समझ में, ये तो हो गया, हमने रेडियस निकाल दिया। कैन वी फाइंड द वेलोसिटी, यस वी कैन ऑल्सो फाइंड द velocity of the electrons. अब putting the value of r in equation 1, putting rn in equation 2, equation 2 में पुट कर दो, what is vn, nh तो कांस्टेंट है भाई, है ना, अब nh तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, m r के जगह में क्या पुट करेंगे, rn के जगह में क्या पुट करेंगे, वी विल पुटिंग 0. अच्छा हाँ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आंगस्ट्रोंग 0.53 इंटू 10⁻10 है ना, बहुत ध्यान समझना। अब ये एन स्क्वायर नीचे रह जाएगा और जेड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ से एक एन यहाँ से एक एन कैंसल, तो व्हाट इज वी एन, जेड एच बाय क्या आ जाएगा 2 पाई एम 0.53 इंटू 10⁻10 इंटू एन एच नहीं, ऊपर एच है, समझ गए। अब बता क्या एच कांस्टेंट नहीं है, यस 2 कांस्टेंट नहीं है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, 0.53 भी कांस्टेंट है, सिर्फ एन कांस्टेंट नहीं है और जेड कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब इसको सोल्व करने से फिक्स वैल्यू आएगा, यस व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग 2.18 इंटू 10⁻6, जो वेरिएबल क्या है जेड बाय, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पहला सेल डालो पता चल जाएगा पहला सेल में कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा यहाँ डालो 2 डालो, जेड का वैल्यू जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर डाल दो, और जो एन है उन ऑर्बिट को चेक करो, उन ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कितना स्पीड से घूमेगा, और हम एसआई यूनिट में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। भाई क्या निकाल दिए नीलभोर, बहुत ही खतरनाक चीज बता दिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा ये भी बता दिए, कितना रेडियस में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, समझ में आया। दूसरा चीज क्या बता दिए, कितना स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक्सेप्शनल है, क्या माइंड था नीलभोर का, मतलब सिर्फ थ्योरी को देख के और ऑब्जर्व करके क्या क्या बना दिए। अभी धैर्य रखो, आएंगे एक्सप्लेनेशन पे,
स्पेक्ट्रा लाइन ऑफ, क्योंकि वही पढ़ने जा रहे हैं, उसको पहुंचने से पहले हम कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट नहीं है। अभी तुम्हारे क्लास 11 में वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम तुम्हें रियल कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं कि क्या किया गया था। समझ में आया? ये तुम्हारा कोर्स में है क्या? नहीं। क्या तुमको इसको एग्जाम में याद करने की जरूरत है? नहीं। क्या याद करना है? सिर्फ तुम्हें याद करना है ये फॉर्मूला, और याद करना है ये नीचे वाला फॉर्मूला, ये लास्ट वाला, कि Vn इक्वल टू 2.18 × 10⁶ Z/n। तुमसे पूछेगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इन थर्ड ऑर्बिट फॉर ऑर्बिट, यू रिमेंबर द फॉर्मूला, जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। यहाँ पर भी रेडियस पूछेगा, जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, और कुछ नहीं करना, बस तुम्हें यही दो चीज याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन तुम्हें फीलिंग दिला दी कि ये आया कहाँ से। आया बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते। तो हमने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी भी निकाल लिया, हमने रेडियस भी निकाल लिया। नाउ इट्स फाइंड, ट्राई टू फाइंड द एनर्जी। अब सेल का एनर्जी निकालने का कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है। ऑब्वियसली अब एनर्जी कैसे निकालेंगे? लेट्स फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। लेट्स फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। बहुत ध्यान समझना, हम पहले निकालेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। यस बच्चा लोग, वी नो वेलोसिटी, डू वी? यस वी नो द वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? 2.18 क्या था भाई? Z/, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, स्क्वायर, यही था ना। सी यहाँ पे अब मैजिक होगा, है ना? ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर इंटू Z²/। नाउ टेल मी, हाफ कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल है Z और n है, इनको कैलकुलेट करके देखो। इसका वैल्यू 9.1। हम जब कांस्टेंट बोल रहे हैं ना, उनका फिक्स वैल्यू है, तुम अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन हम लेंदी नहीं बनाना चाहते कैलकुलेशंस को, है ना? और इतना प्रैक्टिस है कि रिजल्ट मुझे याद है कि क्या आने वाला है, दैट इज वाई हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इट विल बी -2.18, अच्छा माइनस नहीं, सॉरी 2.18, इट्स माई मिस्टेक, इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18, है ना? Z²/n² जूल। दैट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। घबराओ मत, घबराओ, एक एक लाइन मैच करेगा, टेंशन मत लो। अबे माइनस टोटल एनर्जी दिया हुआ, हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, पहले अच्छा से पढ़ ले। आया बात समझ में? नाउ लेट्स फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो समझ में आया, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी विथ विच द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द अट्रैक्शन, द एनर्जी विथ विच इट इज अट्रैक्टिंग, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके पकड़ा हुआ है ना, जिस एनर्जी के साथ पकड़ा हुआ, दैट एनर्जी इज नोन एज। और हमारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज नेगेटिव, और रिपल्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एज, याद रहेगा ना? लिख देते हैं ना, इसको लिख देंगे। हाँ पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? सुनो, ये भी क्लास 12 का फॉर्मूला है, दैट इज Q1 Q2/R। सुनो, ये भी क्लास 2, क्योंकि तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है, बट हम तुम्हें समझाने का कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। तो K Q1 Q2/R, इसका किसका फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लास 12 के अकॉर्डिंगली K लिख लिए, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, न्यूक्लियस का चार्ज ZE/R। R निकाले थे, क्या निकाले थे? 0.53 इंटू 10⁻⁻10, क्या था? Z²/n², ना क्या था? n²/z, n²/z कहाँ चला जाएगा, है ना? जब इसको तुम सोल्व करोगे, है ना, इट विल बी अगेन कांस्टेंट K कांस्टेंट, E कांस्टेंट, Z टाइम्स Z², E कांस्टेंट, 0.53 कांस्टेंट, 10⁻⁻10 कांस्टेंट, ऑल द थिंग्स आर कांस्टेंट एक्सेप्ट Z²/n². So what you will be getting? Guaranteed you will be getting 2 times -2 times 2.18 into 10⁻⁻18 Z²/n² जूल, इतना ही मिलेगा। -2 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई कर दो। -2 टाइम्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, -2 टाइम्स
सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होता है, इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं किए। काइनेटिक एनर्जी कितना है 2.18, नेगेटिव 2 टाइम्स मतलब -2 मल्टीप्लाई कर दो। ऑब्वियसली ये अट्रैक्शन है, इसीलिए हम माइनस का साइन दे रहे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हम बोले अट्रैक्शन होगा तो नेगेटिव साइन, रिपल्सन होगा तो इसीलिए दे रहे हैं। यहां तक निकल गया। नोट करने की क्या बात है, पोटेंशियल एनर्जी में अट्रैक्शन को क्या लिखा जाता है, नेगेटिव, और रिपल्सन को क्या लिखा जाता है, इसका लॉजिक क्या है हम आगे बताएंगे क्लास 12 में, अभी रहने दो क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन कुछ और जा रहा है, यहाँ पे है कुछ और, ठीक है। ओके ना, यहाँ तक बात आ गया समझ में। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, टोटल एनर्जी निकालने वाले हैं। व्हाट इज टोटल एनर्जी, टेल मी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस, है ना, दैट इज द टोटल। एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी होता है, दैट व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग, कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के कितने एनर्जी होते हैं। याद रखना, तुम्हें इस सब कुछ भी डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेशर मत डालो दिमाग में, बस खाली देखो और समझने का कोशिश करो। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला डालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, टेल मी। 2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n², ये माइनस में ना भाई, है ना। 2 इंटू 2 टाइम्स 18 इंटू 10⁻, रुक जा भाई कहाँ चल जा रहा है, 10⁻18 क्या हो जाएगा, Z²/n²। मान लो एक नंबर है जिसका वैल्यू है 1 और एक नंबर है जिसका वैल्यू है -2। 1 - 2 इज -1, इसको 1 मान लो। क्या ये 2 टाइम्स 1 नहीं है ना, इसको 1 मान लो। क्या ये 2 टाइम्स 1 नहीं है, ये +1 है लेकिन ये -2 है, +1 है, ये कितना आएगा, -1। एग्जैक्टली क्या आएगा आंसर, वेरी गुड, यू गॉट इट। कितना आएगा, -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n² जूल, दैट इज द टोटल एनर्जी। अब चेक करें एनसीईआरटी, हैव पेशेंस, गलती नहीं पढ़ाते दोस्त, टेंशन लेने का नहीं है ना। ये जूल में है, क्लियर है, कहीं नहीं लिखा हुआ होगा, मेरा कैलकुलेशन तुम देख लो। और आगे हम जब इसको करेंगे, कुछ और भी यूनिट्स है, अगर इसको हम जूल के जगह में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बदल दिया जाए, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभी बुक में उसे दिया रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, प्लीज रिमेंबर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को निकालना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, पता चल जाएगा ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो -13.6 Z²/n², ये कौन सा यूनिट में हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, है ना। अब क्या यहीं तक बात था, ना ना ना, अब फाइनली पहुंच गए हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आते हैं वापस अपने वही टॉपिक पे जिस टॉपिक का चर्चा किए थे। हमारा मकसद ये प्रूव करना है, वो कैलकुलेट कैसे करके दिखाएंगे, घबराने का नहीं है। अब इन चीज़ों को हम क्या बोले, अगर पहले ऑर्बिट में एनर्जी चेक करेंगे, दैट इज n = 1 पे, तो ये एनर्जी कितना होगा, अभी हमने देखा कितना होगा एनर्जी, टेल मी, बोलो कितना हो सकता है एनर्जी, इसका एनर्जी कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों सर, पहले ऑर्बिट में Z² हाइड्रोजन के लिए 1 है, n² भी 1 है। अब आते हैं दूसरे ऑर्बिट में, इसका एनर्जी कितना होगा, है ना, फॉर्मूला वही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 Z²/n²। अगर हमको एनर्जी दूसरे ऑर्बिट का निकालना है तो -13.6 Z²/n²। Z तो हाइड्रोजन है, रहने दो, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक वही हाइड्रोजन है ना। 1 ऑर्बिट कौन सा, सेकेंड ऑर्बिट, काट दो, कितना आ जाएगा, सॉरी 4, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, 4 कितना हो जाएगा, 4 × 12 13, 4 चौके 16, कितना हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। उसी तरह यहाँ निकालो, अप्रोक्सीमेटली -1.8 या 1.6 कुछ निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह का फॉर्मूला डालो, फॉर्मूला आगे निकलते चला जाएगा। अब क्या मतलब है, नील भोर बोले अगर एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना है उसको एनर्जी का
डिफरेंस देना पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस देना पड़ेगा तभी जंप करेगा। मतलब एनर्जी का डिफरेंस, इन दोनों में कितना एनर्जी का डिफरेंस है, चेक इट। फाइनल एनर्जी कितना है 3.4, इनिशियल क्या है -13.6, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कितना निकलेगा बोलो जरा। एग्जैक्टली, माइनस नहीं प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तब जाके वो जाएगा जंप करके कौन सा, दूसरे सेल पे जाएगा। तो मतलब जंप करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए 10.2 वोल्ट का। वही बोले थे ना उससे ज़्यादा पे जाएगा ना उससे कम पे जाएगा, एग्जैक्टली उतना ही चाहिए एनर्जी जो एनर्जी डिफरेंस हो। यही बात को मैथमेटिकली बता रहे हैं, उतना ही एनर्जी चाहिए जो एनर्जी डिफरेंस हो, तभी जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ तक जंप करेगा। आया बात समझ में, तभी जाके भाई यहाँ से यहाँ जंप करेगा या कहीं से कहीं जंप करेगा। वो दोनों सेल का खाली क्या चाहिए तुम्हें, एनर्जी डिफरेंस चाहिए। अब आगे आते हैं उनके एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक समझ गए। तो जंप करवाने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। और वो एनर्जी डिफरेंस किससे मिल रहा है, फोटोन से, क्योंकि लाइट आ रहा है, लग रहा है इलेक्ट्रॉन में, वो ऑब्जर्व कर रहा है, फिर स्पेक्ट्रल लाइन, हाइड्रोजन का देखो गैस जो था, हम लाइट दिए थे व्हाइट लाइट को, फिर वो वाइब्रेट हुआ था, फिर स्पेक्ट्रल लाइन तुमको देखे थे, इमिशन या अब्जॉर्प्शन देखे थे या नहीं देखे थे, फिर लाइन का कलर का लाइन देखे थे। कलर का लाइन इसलिए दिखा क्योंकि एनर्जी पैकेट है, पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव कर रहा है, वेव नेचर जैसा बिहेव नहीं कर रहा। वेव के जैसे बिहेव करता है तो मर्ज होता है, एक की जगह एक मर्ज होता है। खैर अब यहाँ पे बात करते हैं हम, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस, है ना। अब एनर्जी डिफरेंस का क्या मतलब है, ऑब्वियसली फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। कहाँ से कहाँ जंप कर रहा, कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है। बच्चा लोग क्या फॉर्मूला है अभी बताएं, दोनों का फॉर्मूला क्या है, -2.8 इंटू 10⁻18, यही था ना। क्या था, z²/n²। यहाँ क्या लिखेंगे, z²/nf का स्क्वायर। क्लियर है, ओके। माइनस है ना, फिर से माइनस आएगा इसका, ये आई का भी क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया 2.18 इंटू 10⁻18 z²/n आई का है या नहीं है। तो बच्चा लोग व्हाट वी कैन टेक कॉमन, वी कैन टेक 2.18 इंटू 10⁻18, अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा। अगर हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लिया तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम तुम यहाँ पर z² लिख दो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Ni² - NF²। ये पॉजिटिव है ना, पहले लिख दिए, पॉजिटिव कॉमन लिए थे, पॉजिटिव माइनस। अरे भाई साहब फॉर्मूला में तो सर पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, यहाँ तक पता चला है ना। अब एनर्जी डिफरेंस किससे मिलता है, फोटोन से। किसका एनर्जी डालना होगा, फोटोन का, hν। अब आ गए हैं वक्त पे, ठीक है। व्हाट इज hν, hc/λ। अब देखो दिखाते हैं तुमको, आगे का जगह नहीं है, एक ठो और बोर्ड बना देते हैं ताकि तुम्हें बात अच्छे से समझ में आए। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ ज़्यादा गेजमेज नहीं करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गया। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दैट। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखने की चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन करने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है, z² को 1 डाल देना हाइड्रोजन के लिए, और दूसरा आइटम होगा तो z का वैल्यू डाल देना। क्लियर है, ये फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं, वो जो फॉर्मूला हमने बनाया वो क्या था फॉर्मूला, एनर्जी डिफरेंस इज व्हाट 2.18 इंटू 10⁻18, है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज z=1, उसको नहीं ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/Ni² माइनस 1/NF²। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा लोग। व्हाट इज बोले कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब, और एनर्जी किसका एब्जॉर्ब कर रहा है, पैकेट का, दैट इज फोटोन्स एनर्जी, है ना। मतलब प्लांक्स कांस्टेंट का भी यूज किया है लोग, है ना, hν दैट इक्वल्स 2.18 इंटू 10⁻18 1/Ni² माइनस 1/NF²। व्हाट इज न्यू, c/λ, है ना। व्हाट इज न्यू, c/λ इज 2.18 इंटू 10⁻18 1/Ni² माइनस 1/NF²। क्लियर है, यहाँ से 1/λ क्या होगा, hc उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, hc है ना, 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय hc इक्वल 1/Ni² माइनस 1/NF²।
NF स्क्वायर व्हाट इज 1 बाय लैम्डा वेव नंबर। जब ये कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है ना, व्हेन यू विल सोल्व यू विल बी गेटिंग 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 1 बाय NI स्क्वायर माइनस 1 बाय NF स्क्वायर, दैट इज मीटर इनवर्स। भाई साहब, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया नील होर उसको थ्योरेटिकली प्रूव करके दिखा दिए। मतलब एटॉमिक मॉडल एक्सेप्टेड एटॉमिक मॉडल है। क्या गजब का कैलकुलेशंस था, मजाक नहीं। अगर ये सब नहीं दिखाते तो मज़ा नहीं आता। यही मजबूरी था कैलकुलेशन को दिखाने का। हमारे बुक्स में उतना कुछ नहीं दिया हुआ है। तुम्हें डायरेक्ट लिख दिया एनर्जी को, फिर एनर्जी का डिफरेंस को डायरेक्ट कर दिया। और हम बोलेंगे न्यूमेरिकल के टर्म में वेव नंबर के लिए फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देते क्या, ये एनर्जी निकालो। वंस यू फाइंड द एनर्जी यू कैन कंपेयर विथ HC बाय लैम्डा, वहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा, 1 बाय लैम्डा भी निकल जाएगा। जस्ट यू नीड टू फाइंड द डेल ई। क्लियर है? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये कांस्टेंट को कहते हैं राइबर कांस्टेंट, RH, है ना। स्पेलिंग तो बहुत खतरनाक है इसका, वेयर RH राइबर कांस्टेंट इज 1.09677 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, दैट इज द राइबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम इन द फॉर्मूला वेव नंबर। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ तक बात पूरा क्लियर हो गया। नील बोर सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिए, है ना। अब नील बोर जो एक्सप्लेन किए वो स्पेक्ट्रल लाइन क्यों बना था? क्योंकि हाइड्रोजन एटम क्या करता है, कोई भी एटम क्या करता है, जब उसे फोटोन का एनर्जी मिलता है तो वही एनर्जी लेता है जिससे वो जंप करे, और फिर वो जंप करता है, फिर जंप करने के बाद फिर एनर्जी उतना ही रिलीज करता है जितना एनर्जी डिफरेंस को वो लिया है, और वही है रेडिएशन, जिसके वजह से हमें स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिल रहा है। और लाइन क्यों दिखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि एनर्जी का पैकेट एक्सेप्ट करता है, कंटिन्यूस एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी रेड कलर से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं था रेड में, उतना फ्रीक्वेंसी नहीं था कि वो जंप करवा दे। आया बात समझ में? क्लियर है? तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए नील बोर, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे रे बाबा। ठीक है, अब ये नील बोर का एटॉमिक मॉडल तो हो गया। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना, नील बोर एटॉमिक मॉडल से। आई होप यहाँ तक हमारा क्लियर है। What are the frequencies and wavelength of photon emitted during a transition from N5 state to N2 state of in hydrogen atom? क्या बोल रहा? What are the frequencies and wavelength? है ना, what you have to find? Just you have to find the energy. Just find the energy and compare the energy with frequency and wavelength. Find it. फॉर्मूला डालो रे। क्या फॉर्मूला डालना है? ओए देखो ये वाला, डेल E इक्वल टू क्या है, 2.18 इंटू 10⁻18 1 बाय NI स्क्वायर माइनस 1 बाय, कहाँ पहले था और कहाँ से जंप किया? पहले कहाँ था? 5 में, और कहाँ पे जंप किया? एक बात बता, हम अभी बोले एक चीज़, केमिस्ट्री में खूबसूरती है, अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब कर रहा है तो एनर्जी पॉजिटिव होता है, और कोई रिलीज कर रहा है तो एनर्जी, सर क्यों? क्योंकि कम एनर्जी ही स्टेबिलिटी है, कम एनर्जी ही एनर्जी रिलीज करेगा तब ना नीचे आएगा। तो रिलीज एनर्जी तो नेगेटिव है, तो तुम यहाँ पे वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है? एमिटेड। एमिटेड का मतलब क्या होता है? रिलीज। आंसर क्या में आना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव में? नेगेटिव में आना चाहिए। चेक करो आंसर नेगेटिव में।